वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास एनर्जी के अंदर चेंज आता है। जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो एनर्जी के अंदर चेंज आता है। एनर्जी को समझने के लिए सबसे पहले हमें थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का पता होना चाहिए। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। The minimum amount of energy required to remove electron from the outermost shell of an atom in a gaseous state to form a positive ion is called ionization energy। क्या मतलब कि हमारे पास आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इस रिएक्शन के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? अब्जॉर्ब होगी, यानी जो हमारे पास साइन होगा डेल एच का वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसको हम किलो जूल पर मोल के अंदर भी शो करते हैं या इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर भी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 96.48 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। और जो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का दूसरा नाम है वो क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी इसको हम कहते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास फैक्टर है वो क्या है आयोनाइजेशन एनर्जी के? हमारे पास ये वो एलिमेंट हैं, ये वो एटम है जिसका साइज स्मॉल है, और ये वो वाला एलिमेंट है जिसका साइज क्या है? लार्ज है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं होगा। और यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें, यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ से अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने की कोशिश करें तो यहाँ पे एटम का साइज़ बहुत बड़ा है, उसकी अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन क्या है? बहुत कम है। इस न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या है? अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम है, क्योंकि साइज़ क्या है? ज़्यादा है। तो साइज़ ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना, इस मॉलिक्यूल बड़े साइज़ में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना क्या है? आसान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस एटम का साइज़ ज़्यादा होगा उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। और जिस एटम का साइज़ स्मॉल होगा वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि डिस्टेंस स्मॉल है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ग्रुप के अंदर अप से डाउन क्या होता है? साइज़ बढ़ता है। यानी पहले एटम का साइज़ कम होता है, फिर एटम का साइज़ क्या होता है? बढ़ता है। तो ग्रुप के अंदर जब हमारे पास साइज़ बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं जब साइज़ बढ़ेगा अट्रैक्शन न्यूक्लियस के अपने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम हो जाएगी, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना आसान होगा, तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ अप से डाउन जब हम मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर तो ग्रुप के अंदर साइज़ के इंक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। जब हम बात करते हैं शील्डिंग इफेक्ट की, तो जो पहला एटम है इसके अंदर तो कोई इनर शेल है ही नहीं है, तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट तो ना होने के बराबर है। तो अगले जो शेल की बात करते हैं, एटम की बात करते हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो रिपेल कर रहे हैं आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे रिपल्शन कम है। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहे हैं आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन को, आखिरी शेल के 8 इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे रिपल्शन क्या है? ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे रिपल्शन ज़्यादा होगी साइज़ क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अभी हमने बात की थी जिसका साइज़ ज़्यादा होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पे क्या था? बहुत कम है, ना होने के बराबर है। यहाँ पे है, यहाँ पे बढ़ गया है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है। शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो है न्यूक्लियर चार्ज। तो हमने पीरियड के अंदर पढ़ा था जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी प्रोटॉन नंबर बढ़ता है 1 बाय 1, और अट्रैक्शन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब अट्रैक्शन बढ़ती है तो साइज़ क्या हो जाता है? स्मॉल हो जाता है। जब साइज़ स्मॉल होगा तो हमारे पास क्या होगा? अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना क्या होगा? मुश्किल होगा। तो इसका मतलब यह हुआ न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से, यानी प्रोटॉन नंबर के बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ जाती है। अट्रैक्शन बढ़ने से तो क्या होगा? उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से बढ़ जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें नेचर ऑफ ऑर्बिट की, नेचर ऑफ ऑर्बिट के अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियस के नियर होता है वो एस ऑर्बिट होता है। फिर उससे दूर कौन सा होता
है पी ऑर्बिट होता है, फिर उससे दूर कौन सा होता है डी ऑर्बिट होता है, फिर उससे दूर कौन सा होता है एफ ऑर्बिट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे होगी एस ऑर्बिटल के अंदर, और उससे कम क्या होगी पी ऑर्बिटल के अंदर, फिर किसके अंदर होगी डी ऑर्बिटल के अंदर सबसे कम, और सबसे कम किसके अंदर होगी एफ ऑर्बिटल के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है किससे न्यूक्लियस से। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन कहाँ पे हुई एस ऑर्बिटल के अंदर, जो हमने ये वाली डिस्कस की। तो हमारे पास एस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी, पी ऑर्बिटल की क्या होगी उससे कम होगी, लेकिन डी से क्या होगी ज़्यादा होगी, फिर किससे होगी डी की ज़्यादा होगी किससे एफ से, लेकिन कम होगी किससे एस और पी से। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो हमने पढ़ने हैं आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर भी सेम है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर भी सेम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर भी सेम है। जो हमने एटॉमिक साइज़ की बात की कल हमने पढ़ा था एटम का साइज़ बढ़ता है कहाँ पे अप से डाउन, तो अभी अब हमने बात की जैसे जैसे साइज़ बढ़ता है अट्रैक्शन कम होती है, अट्रैक्शन के कम होने से वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना आसान है। तो इसका मतलब यह हुआ साइज़ के बढ़ने से यानी ग्रुप के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। और न्यूक्लियर चार्ज की बात की हमने, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना मुश्किल हो जाता है। तो न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पे बढ़ता है पीरियड के अंदर बढ़ता है 1 by 1। तो इसका मतलब यह हुआ पीरियड के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी, क्योंकि अट्रैक्शन क्या हो गई है बढ़ गई है। तो ये सारे के सारे फैक्टर सेम है, किस किस के अंदर है बार बार रिवाइज नहीं करने पड़ेंगे हमें, आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के अंदर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर सारे फैक्टर सेम होंगे, हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे जी। नेक्स्ट जो हमारे पास है ग्रुप और पीरियड के अंदर ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी का, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है डाउन टू द ग्रुप, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है डाउन टू द ग्रुप, क्योंकि एडिशन ऑफ शेल होती है, इलेक्ट्रॉन बिकम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल डिक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द इनर शेल आल्सो इंक्रीज इन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इज डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ईजी, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। जब हम बात करते हैं पीरियड की, जब हम बात करते हैं पीरियड की तो वहाँ पे इंक्रीज होगी आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बढ़ता है, इसका मतलब है हाई न्यूक्लियर चार्ज पावरफुल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतनी ज़्यादा ताकत से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। ईच पीरियड स्टार्ट विद एलिमेंट विच हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन वेट सेल शेल एंड विद द कंप्लीटिंग वैलेंस शेल। जैसे हमारे पास लिथियम है, लिथियम के आखिरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, और जब एंड होता है नियोन इसी पीरियड का तो उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रोटॉन नंबर होगा। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 3 एंड 6 से शो अबनॉर्मल ट्रेंड, इनका अबनॉर्मल ट्रेंड है, क्यों है इसको एक्सप्लेन करते हैं। अभी हमने पढ़ा क्या पढ़ा कि जो लेफ़्ट से राइट है आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, यानी ग्रुप नंबर 2 वालों की ज़्यादा कम होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 3 वालों की, लेकिन ऐसा नहीं है, ये अब नॉर्मल ट्रेंड शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है कि जो ग्रुप नंबर 2 है उसकी ज़्यादा है और ग्रुप नंबर 3 वाले की क्या है कम है। वो कैसे कम है? क्योंकि अभी हमने ट्रेंड पढ़ा था कि एस ऑर्बिटल क्या होता है क्लोज टू द न्यूक्लियस होता है एज़ कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल के। जब हम ग्रुप नंबर 3 वालों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो उनके आखिरी शेल कहाँ पे आता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है पी ऑर्बिटल के अंदर आता है, तो पी ऑर्बिटल क्या होता है न्यूक्लियस से दूर होता है, तो इस वजह से वहाँ पे अट्रैक्शन क्या होती है कम होती है, वहाँ पे अट्रैक्शन क्या होती है कम होती है एज कम्पेयर टू एस ऑर्बिटल के। लेकिन जब हम ग्रुप नंबर 2 की बात करते हैं वहाँ पे आखिरी शेल कहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आता है 2s के अंदर आता है। एस ऑर्बिटल क्या होता है न्यूक्लियस के नियर होता है, वहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, तो इसका मतलब ये हुआ ग्रुप नंबर 2 वालों की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 3 वाले ऑर्बिटल से। क्यों होना तो ये चाहिए था कि पी ऑर्बिटल 3 वालों की ज़्यादा होनी चाहिए थी 2 वालों से, लेकिन हुआ क्या क्योंकि एस ऑर्बिटल क्लोज टू द न्यूक्लियस है एज कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल के, इस वजह से 2 वालों की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 3 वालों के। बाकी ट्रेंड वही है, बाकी ट्रेंड के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती कि लेफ्ट से राइट क्या होगा इंक्रीज ही होगी आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ट्रेंड चेंज हुआ है ग्रुप नंबर 2 और 3 के अंदर के 2 वाले की ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है एज कम्पेयर टू
3 वाले से। क्यों? क्योंकि 3 वाले का जो इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल के अंदर आता है और 2 वाले का जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल के अंदर आता है। होना क्या चाहिए था, 3 वालों की ज़्यादा होनी चाहिए थी, किससे? 2 वालों से। इसी तरह एक और अबनॉर्मल ट्रेंड है, वो अबनॉर्मल ट्रेंड कौन सा है कि ग्रुप नंबर 5 वालों की कम होनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 6 के, लेकिन हमारे पास ग्रुप नंबर 5 वालों की ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू ग्रुप नंबर 6 वालों के। क्योंकि जब हम 5 वालों के इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, यानी नाइट्रोजन की जब इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन की तो हमारे पास क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। तो p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए, 3 इलेक्ट्रॉन आए। जब हम बात करते हैं ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 4 वालों की तो हम बात करेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या बनेंगे हमारे पास, 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए, 4 इलेक्ट्रॉन आए। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टेबिलिटी आर्डर है, सबसे पहले स्टेबल होता है जो कम्प्लीटली फील्ड होता है 6 वाला, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये क्या है, कम्प्लीटली फील्ड। सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला एलिमेंट होता है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद कौन सा स्टेबल वाला होता है, जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी हाफ फील्ड आएंगे, इनको हम देखेंगे हाफ फील्ड। और जब p के पास 1 2 4 या 5 इलेक्ट्रॉन होंगे उनको हम क्या कहेंगे, पार्शली फील्ड। तो सबसे पहले स्टेबल कौन हुआ, 6 वाला, फिर कौन सा हुआ, हाफ फील्ड 3 वाला, फिर कौन सा हुआ, पार्शली फील्ड। तो इस वजह से जब हम p वालों की बात करते हैं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन करते हैं तो p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो ग्रुप नंबर 5 वालों के आखिरी क्षण में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस वजह से वो क्या होंगे, ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू 6 ऑर्बिटल के। वहाँ पे क्या ट्रेंड था, s और p का। यहाँ पे अब नॉर्मल ट्रेंड क्यों हुआ, क्योंकि हाफ फील्ड और पार्शली फील्ड। उसके बाद जो हमारे पास है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जब हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं तो हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। जब हम उसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा देंगे तो हमारे पास सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बन जाएगी। तो सबसे पहले कौन सी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको किसके लिए चाहिए, पहले कम चाहिए एनर्जी, जब उसमें से आप मज़ीद इलेक्ट्रॉन निकालोगे फिर आपके पास बढ़ जाएगी, फिर उसमें से अगर फिर तीसरा निकालोगे तो उसमें से भी क्या हो जाएगी, और भी बढ़ जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोटॉन है 10 सबके पास कितने हैं, 10 प्रोटॉन है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पहले में 10 हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन पूरे का पूरा है। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये हमारे पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हुई, ये हमारे पास सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी हुई। तो यहाँ पे अट्रैक्शन कम होगी, यहाँ पे अट्रैक्शन थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यहाँ पे और भी बढ़ जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन सक्सेसिवली लूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि पहली आयनाइजेशन एनर्जी के लिए एनर्जी हमें क्या चाहिए, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम चाहिए क्योंकि अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू दूसरे वाले के, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन और भी बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना हमारे लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, सेकेंड बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे अट्रैक्शन क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। 10 प्रोटॉन होल्ड कर रहे थे 8 इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पे अट्रैक्शन क्या थी, 10 प्रोटॉन होल्ड कर रहे थे 9 इलेक्ट्रॉन को। तो ये हमारे पास हैं। इसी तरह हमारे पास पहली आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है और भी बढ़ जाती है। जैसे कि हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के पहले इलेक्ट्रॉन को लूज कराने के लिए कितनी चाहिए, 738 किलो जूल पर मोल, और दूसरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमारे पास क्या होगा, 1450। तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी के लिए 7330। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ जाती है आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो यह हमारे पास क्या था, इसका आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड था। तो अगर हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें कि हाउ वी कैन फाइंड द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, अगर हमारे पास इससे पहले हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि मेटल का हमें कैसे पता चलेगा, मेटल कौन सी है, नॉन मेटल कौन सी है। मेटल वो एलिमेंट होंगी जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लो होगी। नॉन मेटल क्या होंगी, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। और जो हमारे पास मेटल आयड होंगी वो इंटरमीडिएट आयनाइजेशन एनर्जी रखेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं इंडिकेट ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि हमें कैसे पता चला कि मैग्नीशियम 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा।
अगर हमारे पास किसी एटम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एनर्जी के अंदर ज़्यादा गैप आ जाए तो वो हमारे पास उसकी वैलेंसी होगी। अगर कम गैप है वो उसकी वैलेंसी नहीं। जैसे हम देखें तो हमारे पास क्या है, 1450 और 7330 के दरमियान एनर्जी गैप का E2 माइनस E1 क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। E2 माइनस E3 माइनस E2, तो ये वाला जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत बड़ा एनर्जी डिफरेंस है। तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी एग्जिस्ट करेगी। अगर हम बात करें यहाँ पे तकरीबन 5000 का डिफरेंस आएगा एनर्जी का। और अगर हम पहली आयनाइजेशन एनर्जी और दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे इसके तकरीबन 738 या 739 एनर्जी का डिफरेंस आएगा। तो E2 माइनस E1, तो E2 माइनस E1 के अंदर क्या होगी, एनर्जी डिफरेंस कम है तो ये इसकी वैलेंसी नहीं हो सकती। अगर एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा हो जाए तो उसकी वो क्या होगी, वैलेंसी होगी। तो इसी वजह से मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, थर्ड का और सेकंड का एनर्जी डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है। इस वजह से मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हुई, 2 हुई। तो अगर हम बात करें मैग्नीशियम के अलावा दूसरे एलिमेंट की, तो जहाँ पे भी अगर एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो उसकी वैलेंसी बन जाती है। अगर एनर्जी डिफरेंस कम है तो वो उसकी वैलेंसी नहीं है। इसी वजह से हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है, 1450 है। क्यों? क्योंकि 1450 और 7330 के दरमियान बहुत बड़ा गैप है। उसके बाद हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ ए कंपाउंड एलिमेंट विद लो एलिमेंट आयनाइजेशन एनर्जी वाले हैं वो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 और 2 के हैं। वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इस वजह से वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। और जो एलिमेंट इंटरमीडिएट आयनाइजेशन एनर्जी वाले हैं वो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। वो शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी ऑफ द एटम की। जब हम बात करते हैं इन गैसियस फेज के अंदर, एटम आयन आर आइसोलेटेड एंड हैव नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। गैसियस स्टेट के अंदर एटम और आयन के ऊपर वो एक दूसरे से दूर होते हैं और उनके ऊपर कोई बाहर से ब्रूनी फोर्स अमल नहीं कर रही होती। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द आइसोलेटेड एटम। हायर, अगर हमारे पास हायर आयनाइजेशन एनर्जी होगी तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो कौन है, नोबल गैसेज है, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल क्या है, कम्प्लीटली फील्ड है। तो उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होंगे, स्टेबल होंगे।